Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss from Article 152 till Article 154 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Article 152 basically deals with questions tending to corroborate the evidence of relevant fact admissible. अब इस टाइटल को अगर आप देखें तो ये टाइटल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, लेकिन जब हम इस आर्टिकल को इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा. अब आर्टिकल की डायरेक्ट लैंग्वेज को अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 152 कहता है व्हेन अ विटनेस whom it is intended to corroborate gives the evidence of any relevant fact, कि जब एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, जिसके लिए इंटेंशन ये है कि वो कॉरोबरेट करेगा किसी रेलेवेंट फैक्ट को, यानी उससे मुतालिक वो आकर एविडेंस दे रहा है, कॉरोबरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है मेन एविडेंस को. He may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred. तो उससे ऐसे सवालात भी किए जा सकते हैं जो कि दूसरे सर्कमस्टांसेस के साथ रिलेटेड, जो कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस वक्त वो रेलेवेंट फैक्ट अकर्ड हुआ था उसके टाइम और प्लेस के बारे में दूसरे सर्कमस्टांसेस से मुतालिक भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जो कि मेन इशू के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो हेल्प आउट कर रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट के साथ. इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच सर्कमस्टांसेस if proved would corroborate the testimony of the witness as to relevant fact which he testified. कि अगर तो कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट का ये ओपिनियन है कि इससे ऐसे क्वेश्चंस भी किए जाने चाहिए जो कि मेन इशू के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो कॉरोबरेट कर रहे हैं दूसरे रेलेवेंट फैक्ट से. इस विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो दूसरे रेलेवेंट फैक्ट के साथ कॉरोबरेट कर रही है, तो उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए. अब हम इसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो मजीद हमें क्लियर हो जाएगा ये आर्टिकल. एन accomplice gives an account of robbery in which he took part. एक accomplice है, शरीके जुर्म है, जिसने एक रॉबरी में दूसरे लोगों का साथ दिया है, उनके साथ मिलकर रॉबरी की है. अब जब वो कोर्ट के सामने पेश हुआ, अब उससे सवालात किए जा रहे हैं, तो ही डिस्क्राइब द वेरियस इंसिडेंट्स अनकनेक्टेड विद रॉबरी. वो ऐसे सर्कमस्टांसेस भी एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मेन इशू के साथ रॉबरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो ये बता रहा है दूसरे फैक्ट्स के मुतालिक कि जब वो रॉबरी कमिट करने जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, वो किस तरह से पहुंचे, या जब उन्होंने रॉबरी कर ली तो वापसी पर वो किस तरह से आए. तो वो सारी बातें जो वो बता रहा है जो कि फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो ये दूसरे फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा है, इनको कॉरोबरेट करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, ये देखने के लिए कि इस एक्म्प्लिस की गवाही के ऊपर कितना यकीन करना चाहिए और कितना नहीं. यानी इसको कॉरोबरेशन के लिए, इस विटनेस की गवाही की कॉरोबरेट करने के लिए, मेन एविडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो. आगे क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट एविडेंस ऑफ दीज फैक्ट्स मे बी गिवन इन ऑर्डर टू corroborate हिज एविडेंस एज टू रॉबरी इटसेल्फ. वही बात कि आप इसके एविडेंस को corroborate करने के लिए एविडेंस लेकर आ सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 153. आर्टिकल 153 बात करता है फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मे बी प्रूव्ड टू corroborate द लेटर टेस्टिमनी एज टू दी सेम फैक्ट. कि एक विटनेस है, उसने पहले किसी जगह पर कोई स्टेटमेंट दी है, उसकी उस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है उसकी आगे आने वाली टेस्टिमनी के साथ, उसकी corroboration में सेम फैक्ट से रिलेटेड उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है. अब
आर्टिकल 153 की अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो आर्टिकल 153 कहता है इन ऑर्डर टू corroborate द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, किसी विटनेस की टेस्टिमनी को corroborate करने के लिए उसकी तायीद में any former statement made by such witness relating to the same fact or about the time when the fact took place, तो उसकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो उसने पहले दी थी उसी सेम फैक्ट से रिलेटेड, उसके टाइम के मुतालिक कि कब वो फैक्ट अकर हुआ था, किस जगह पर हुआ था, और बिफोर any authority legally competent to investigate the facts may be proved, या फिर उसने अपनी ये प्रीवियस स्टेटमेंट किसी अथॉरिटी के सामने दी थी तो आप उसकी इस प्रीवियस स्टेटमेंट को उसकी आज की स्टेटमेंट के साथ corroborate कर सकते हैं अगर तो उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो सेम फैक्ट से रिलेटेड है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था, तो ऐसी सूरत में उसकी ये फॉर्मर स्टेटमेंट प्रूव की जा सकती है उसकी लेटर टेस्टिमनी को corroborate करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट्स रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47, कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है जो कि रिलेटेड हैं आर्टिकल 46 और 47 की प्रूव्ड स्टेटमेंट के अंडर जो रेलेवेंट आ रहे हैं। अब आर्टिकल 46 में हमने पढ़ा था डाइंग डिक्लेरेशन कि जो बंदा मरते मरते कोई बयान दे रहा है, या फिर 47 में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसे लोग जो कि मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि मिल नहीं रहे, या फिर जो कोर्ट के अंदर आकर अपनी गवाही नहीं दे सकते। सो आर्टिकल 154 कहता है व्हेन एवर any statement relevant under article 46 और 47 is proved, जब भी आर्टिकल 46 और 47 के अंडर कोई स्टेटमेंट प्रूव हो गई है, all the matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, तो वो तमाम मैटर्स भी प्रूव किए जा सकते हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए या corroborate करने के लिए, या फिर in order to impeach और confirm the credit of the person by whom it was made, या फिर उस बंदे के क्रेडिट को शेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए जिसने वो स्टेटमेंट दी है, which might have been proved if the person has been called a witness, जिसको प्रूव किया जा सकता था अगर उस बंदे को एज अ विटनेस बुलाया जाता और फिर he had denied upon the cross examination the truth of matters suggested, और वो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इसको डिनाई कर देता। सिंपली इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ 3 बंदे हैं, X ने Y को मारा और Y ने जाकर Z को ये स्टेटमेंट दी है कि मुझे जो ये जख्म आए हैं ये मुझे X ने दिए हैं। अब अगर Y मर गया तो उसकी ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर होगी, लेकिन अगर वो Y सरवाइव कर जाता है तो जो स्टेटमेंट उसने Z को दी थी X के मुतालिक, उसकी इस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। मीन्स टू से कि उसकी इस स्टेटमेंट को corroborate करने के लिए एविडेंस दिए जा सकते हैं, उसकी इस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। सिंपली आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स आर्टिकल 46 और 47 के अंडर प्रूफ हो चुकी हैं उनको डिसप्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो, उनको corroborate करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आर्टिकल 152 से 154 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 155 जो कि रिफ्रेशिंग मेमोरी के साथ डील कर रहा है उसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।